वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग मैथ में क्लास 10 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देख रहे थे और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना नेक्स्ट स्टेप देखेंगे वज्र गुणन विधि का। जहाँ तक हमको याद है कि हम लोग पिछले क्लास में वज्र गुणन विधि देखने के समय यह बात महसूस किए थे कि कोई भी फॉर्मूला कैसे आता है नहीं आता है, इस पर से अधिक बहस है कि हमें उस फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए आता है कि नहीं आता है। कुछ बच्चों ने मुझे अपनी कापियाँ भेजी है जिसमें वो डिटर्मिनेंट मेथड से x बटे b1 b2 c1 c2 इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। इस प्रकार से बनाया गया है उनके द्वारा ये सवाल, इन सब सवालों को। लेकिन हम लोग इस बात को मानकर चलें कि चूंकि मैट्रिसेस जानने में कोई हर्ज नहीं है, बार बार बोलेंगे, जानने में कोई हर्ज नहीं है। आप बनाने जान गए, सीख गए, आपको आसान लगा, अच्छी बात है। लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है कि हम लोग क्लास 12 में आकर पढ़ते हैं, तो डिटर्मिनेंट मेथड में ज़्यादातर क्वेश्चंस हम लोग 12th में देखते हैं। आप बनाइएगा, टीचर अच्छे रहेंगे, कॉपी चेक करने वाले उनको कोई हड़बड़ी नहीं होगी, तो वह आराम से आपको सही मार्क्स देंगे। लेकिन जब पूरा बिहार प्रांत किसी एक मेथड पर चल रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस समय वज्र गुणन विधि की जो सूत्र बोले हम या जो विधि आपको बताई गई है, खासकर आपको यह बताया गया है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर माइनस y बटे a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। हमको उम्मीद है कि आपको इसी सूत्र पर काम करना चाहिए, a1 b2 माइनस a2 b1 पर, a1 b2 माइनस a2 b1 पर। a2 b1 इस सूत्र पर ही हम लोग काम करें तो ज़्यादा अच्छा। हालांकि फिर हम बार बार बोलेंगे वह मेथड गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वह मेथड मेरी जानकारी से बाहर का चीज़ है, वह मेथड मेरी जानकारी का है, आपको आसान लगता है। लेकिन फिर वही उदाहरण, पुराना उदाहरण देंगे कि जब सब लोग गंगा घाट से एक झुंड छठ में नाक पर से सिंदूर लगाकर निकलता है, तो आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप लगाइए। लेकिन जब आप सर्वसहमति को चारों ओर देखेंगे तो आपके घर में फंक्शन होने से सुल्तानियन के किसी और घर को कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको इस मेथड पर चिपकना चाहिए, आप छोड़ना चाहिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही हमारा सिंपल एक सूत्र है, 12 21 12 21 12 21, बीच में माइनस। हम b से शुरू करते हैं, BC, उसके बाद AC, फिर AB। सर कभी कभी CA हो सकता है, C1 A2, ये माइनस हटा दीजिएगा तो होगा। लेकिन हमने सिर्फ आपको यह याद रखने बोला है कि यहाँ माइनस दीजिए। और जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का जैसा क्रम है, उसी प्रकार हम लोग चलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारी उम्मीद से आपको ये बातें क्लियर होंगी। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एक्सरसाइज 3.5 है। एक्सरसाइज 3.5 का पहला नंबर सवाल यह बोलता है कि ये जो आपको सवाल दिए गए हैं, फिर इसमें यह रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो सवाल आपको दिए गए हैं, आप इनको जांचिए कि किसके अनेक हल हैं, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अद्वितीय हल है। आप यह जांचिए और जिसका अद्वितीय हल यानी कि एक हल है, आप उसको बनाइए, उसको हल कीजिए। तो आइए आप यहां पहले तो
हम लोग जांचेंगे कि a1 बराबर यहाँ 1 है, a1 बराबर 1 है, a2 बराबर 3 है, b1 बराबर -3 है, b2 बराबर -9 है, c1 बराबर -3 है, c2 बराबर -2 है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आपको पहले पूछा है कि आप जानिए किसका हल होगा कि नहीं होगा। तो a1 बटे a2, यहां आप इस सवाल का हल कर रहे हैं, हल में आप लिख रहे हैं यहां, ठीक है, यहां a1 बटे a2 आपका 1/3 निकला, b1 बटे b2 आपका -3 बटे -9, यानी माइनस माइनस कट गया, 3 1 3, 3 3 9, 1/3 निकला, और c1 बटे c2 बराबर -3 बटे -2, यानी कि 3/2 निकला। तो चूंकि a1 बटे a2 जो निकला है, b1 बटे b2 भी वही निकला है, तो हम लिख सकते हैं b1 बटे b2 और a1 बटे a2 आपस में बराबर है, जो कि बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये दोनों c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस समीकरण का एक हल होगा, दो हल होंगे, अनंत हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो यहां लिखेंगे इस समीकरण युग्म का, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो ठीक है, ये सवाल था आपका पहला का पहला नंबर, पूछा था आपसे, प्रश्नावली 3.5, पाठ्य पुस्तक है आपकी NCERT, और अब आपको इसका हल देखा हुआ है, देखिए और समझिए। ठीक है, आपका ये अपलोडेड वीडियो है, आप इसको आराम से रोककर वापस आकर देख सकते हैं। अब इस समीकरण को देखिए भाई साहब, इस समीकरण युग्म को, ये समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। तो यहां क्या होगा, यहां पहले जांचना है, इसलिए हम क्वेश्चन से बंधे हुए हैं, यहां पहले जांचना है, इसलिए हम क्वेश्चन से बंधे हुए हैं कि a1 बराबर 2 है, a2 बराबर 3 है, b1 बराबर 1 है, b2 बराबर 2 है, c1 बराबर, ये इधर आएगा तो -5 है, c2 बराबर 8 इधर आएगा तो -8 है। ठीक है, तो a1 बटे a2 कितना है, 2/3, और b1 बटे b2 कितना है, 1/2। तो ऐसे देखकर ही लगता है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में बराबर नहीं है, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, इसलिए इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। और अब जब चूंकि इसका अद्वितीय हल है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, हमको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब चूंकि इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है,
तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए इसको हल करते हैं। और बोला है कि जिस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो उसे कृपया करके, एकदम गुजारिश की गई है आपसे कि उसे आप वज्रगुणन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, जिस भी विधि से मन है उस विधि से हल करें। तो चूंकि अभी हम लोग नया नया वज्रगुणन सीखे हैं तो हम लोग आइए वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। तो यहां लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो क्लियर होगा। यदि वीडियो क्लियर नहीं है तो आप हमारी आवाज सुन सकते हैं। हमारी उम्मीद से वीडियो क्लियर होगा। तो वज्र गुणन विधि कहता है x बटे, x का मान निकालना है सर, b और c को लेकर चलिए, b1 c2 माइनस b2 c1 12 21 बराबर माइनस y बटे, y को निकालना है a से, चलिए a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर 1 बटे a1 b2, सॉरी a1, हाँ a1 b2 माइनस a2 b1 12 21। तो x बटे b1 c2, आप यहां देख सकते हैं b1 की जगह पर 1, c2 की जगह पर -8 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 गुना -8 माइनस b2 c1 2 गुना -5, 2 गुना -5 बराबर माइनस y बटे a1 c2, a1 c2 यानी 2 गुना -8, अब माइनस a2 c1, a2 c1 3 गुना -5 बराबर 1 बटे a1 b2 2 गुना 2 माइनस a2 b1 3 गुना 1, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं x बटे 1 गुना -8 -8 माइनस माइनस प्लस 2 गुना 5 10 बराबर माइनस y बटे -16 प्लस 15 बराबर 1 बटे 4 -3। आप इसको देखिए तो हल कर सकते हैं क्या? हमको उम्मीद है कि आप इसको हल कर सकते हैं। हल कीजिए इसको, देखते हैं हम भी हल करके। ये है x बटे 10 में 8 गया 2 बराबर माइनस y बटे -16 प्लस 15 -1 बराबर 1 बटे 1, माइनस माइनस कट गया, x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 और y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। तो ये 2 वहां जाकर गुना हो गया, कोना कोनी, तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1 आंसर। तो हमारा कितना आसानी से निकल गया सारा सवाल का आंसर। आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है इसके साथ कीजिए। आप वीडियो पॉज करके उतारिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना वीडियो है। और हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें भी पहले जांच करना है, तो जांच कर लेते हैं। यहां a1 बराबर 3 है, a2 बराबर 6 है, b1 बराबर -5 है, b2 बराबर -10 है, c1 बराबर -20 है और c2 बराबर -40 है। ठीक है, तो आइए भाई साहब, a1 बटे a2 क्या होगा? 3 बटे 6।
आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस प्रश्नावली को घर में बना चुके होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बच्चे नहीं बनाए हैं वह प्लीज़ यहाँ से देखकर, क्योंकि मेरा आपसे कमिटमेंट है जब भी हम बैच शुरू करते हैं कि हम एनसीईआरटी का आपको एक एक सवाल बताएंगे, तो इसलिए हम अभी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पता नहीं कैमा पार्ट वीडियो है यह, लेकिन हम कई सारा सवाल बनवा चुके हैं पिछले कई सारे वीडियोस में, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो भाई साहब ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। B1 बटे B2 बराबर -5/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2, और C1 बटे C2 बराबर -20/-40, ये भी माइनस माइनस खत्म, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ये 1/2। तो क्या हो गया यहाँ क्या हो गया, यहाँ चूंकि A1 बटे A2 का मान 1/2 है, B1 बटे B2 का मान 1/2 है, और C1 बटे C2 का मान 1/2 है, इसलिए A1 बटे A2 बराबर हुआ B1 बटे B2, और ये बराबर हुआ C1 बटे C2। इसलिए इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, इस समीकरण युग्म के अनगिनत हल या अनंत हल, बोलें अनंत हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो क्या हम इसका हल ज्ञात कर सकेंगे? उम्मीद तो नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। ये 2 सवाल हैं, 2 समीकरण युग्म हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। सर पिछले कुछ सवाल में आप समीकरण 1 समीकरण 2 नहीं लिखे हैं, क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां A1 कितना है? A1 1 है। A2 कितना है? A2 3 है। B1 कितना है? -3 है। B2 कितना है? -3 है। C1 कितना है? -7 और C2 -15। तो A1 बटे A2 का मान कितना हुआ? 1/3। B1 बटे B2 का मान कितना हुआ? -3 माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/1। तो आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 का, इसलिए इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल भी हो सकता है, और मतलब कि का भी हो सकता है, या इस समीकरण युग्म के एक हल होंगे, या इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो जब अद्वितीय हल होगा तो वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। चूंकि यह सवाल, ये जो विधि है पिछले 2-3 वर्षों से हाईलाइटेड है, इसलिए इस पे प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। वज्रगुणन विधि से x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर -y बटे A1 C2 माइनस A2 C1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। और अब मान रखते जाना है। x बटे B1 C2 -3 गुना -15 माइनस B2 C1 यानी कि -3 गुना -7 बराबर -y बटे A1 C2 1 गुना
-15 माइनस A2C1 3 गुना -7, 3 गुना -7 बराबर 1/, A1B2 1 गुना -3 माइनस A2B1 3 गुना -3, 3 गुना -3। तो अब आप इसको हल आराम से कर सकते हैं। x बटे -3 -15 प्लस हो गया, 15 तिया 45 माइनस, चूंकि माइनस माइनस प्लस 21 बराबर -y बटे 1 गुना -15 -15 माइनस माइनस प्लस 7 21 बराबर 1/, -3 प्लस 9। तो कितना हो गया? x बटे 45 में 21 घटाएंगे 5 में 1 गया 4, 4 में 2 गया 4 में 2 गया 2, -y बटे 6 बराबर 1/6। क्या हो गया? अब यहाँ हो गया x बटे 24 बराबर 1/6 और -y बटे 6 बराबर 1/6। 6 कट गया, 6 चौके 24, 4 वहाँ गया, इसलिए x बराबर 4 और ये 6 कट गया तो y का माइनस उधर गया, y बराबर -1 आंसर। सर परीक्षा में इसी प्रकार लिख देंगे तो क्या नंबर भी कटेगा? हमारे अनुभव और हमारी उम्मीद के अनुसार किसी की कलम नहीं चलनी चाहिए आपकी कॉपी पर। हालांकि यह शिक्षक की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह कॉपी किस प्रकार जांचते हैं। ठीक है, पहला का चौथा नंबर तक हो गया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सबको उतारने में भी क्लियर होगा। हम उम्मीद करते हैं बड़ा बड़ा ही लिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आता है आप लोगों का लाइव क्लास में कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए। चलिए, हाँ ये सवाल देखिए हम इसमें लिख कर रखे हैं, थोड़ा सा हम अपना एनर्जी बचा लेते हैं। बोर्ड मॉडल है, ध्यान से समझें, ध्यान से समझें के लिए आइए पिछले कुछ सवालों को देखते हैं। इस पहले सवाल का हल क्यों नहीं हुआ? ये जो हम लिखते हैं कि कोई हल नहीं होगा, क्या हम भगवान हैं जो जान गए कि कोई हल नहीं होगा, या कोई हमको कान में बता गया? हाँ सर, कान में बता गया आपको कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या बता रहे? कोई तो नहीं है यहाँ अभी। सर क्या बात करते हैं, आपका बोर्ड आपसे चीख चीख कर बोल रहा है कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1। ई बोला हाँ सर, काहे कैसे बोला? सर ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये तो हर एक समीकरण युग्म में होगा, दो चर वाले रैखिक में। यही तो इसका मानक रूप है, आप यहां लिखकर भी रखे हैं। कोई भी हो, A1 A2 होगा ही, B1 B2 होगा ही, C1 बटे C2 होगा ही, और इसका अनुपात ही आपको चीख चीख कर बताता है कि सर ये चीजें अनंत हल वाली होंगी, ये चीजें एक हल वाली होंगी, इन चीजों का कोई हल नहीं होगा। तो ये अनुपात आपको बताया कोई हल नहीं होगा। यह अनुपात आपको बताता है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। यह बताता है कि इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, और यह अनुपात आपको बताता है कि इस समीकरण का A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 अनंत हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो किसी भी समीकरण युग्म के, किसी भी लड़की के विवाह के लिए आवश्यक है कि वह 21 वर्ष या बालिग 18 वर्ष की हो, 21 वर्ष की हो, बालिग हो कानूनन रूप से, और कोई भी विवाहित स्त्री खासकर हिंदू धर्म में
विवाहित तब जानी जाती है जब उसके मांग में सिंदूर हो। तो उसी प्रकार जब किसी समीकरण युग्म का यह अनुपात a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 और यह बराबर हो गया c1/c2 के, तभी उस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आइए आज जो आपका सवाल बोलता है, यह सवाल बोल रहा है कि कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कब होगा, कब किसी लड़की को विवाहित आप मानिएगा, खासकर वह हिंदू धर्म की हो। तो हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता मेरे इस प्रोफेशन का मूलभूत गुण है, इसको अपनाना ही। जिस तरह से डॉक्टर्स कसम खाते हैं उसी प्रकार एक शिक्षक भी कसम खाता है कि किसी विद्यार्थी में न जाति न पाति न रंग, किसी प्रकार का भेदभाव रखे बिना ही उस पर हम शिक्षा की बौछार करेंगे। न वह ये काम, ये प्रोफेशन धर्म की बेड़ियों से अलग है। ये सिर्फ एक उदाहरण देने का अपना तरीका है कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, कब होगा, कब होगा। तो सर काहे इतना जोर जोर से बोलते हैं? अभी ना आप बोले जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और यह बराबर हो जाए c1/c2 के। अगर ऐसा होगा तब ना अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आइए, ये समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है और हम कोशिश करते हैं आपको ठीक ढंग से समझाने की कि आखिर हम कहां तक समझना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां पर इस समीकरण युग्म में अगर हम ऐसा लिखें, यहां अब इसका हम हल लिख रहे हैं, हल लिख रहे हैं, यहां a1 बराबर 2 है, हाँ कि नहीं? a2 बराबर x का गुणक क्या है? तो a माइनस b है ना? b1 बराबर 3 है और b2 बराबर y का गुणक क्या है? a प्लस b है। c1 बराबर 7 यहां पर सर -7 क्यों नहीं लिए? इसको -7 लेना चाहिए, हाँ -7 लेना चाहिए, लेकिन हमारा अनुभव बताता है कि यदि आप -7 लेकर चलिएगा तो थोड़ी परेशानी में, क्योंकि इन सबको भी फिर इधर लाना होगा, तो 3a माइनस में होगा, b माइनस में होगा, लेकिन 2 प्लस में होगा। आप वैसे भी बना सकते हैं, आपका मस्तिष्क है। चूंकि दोनों का चिन्ह हम पहले भी पिछले वीडियो में भी बताए थे, दोनों का चिन्ह यदि एक जैसा हो तो कभी भी जरूरी नहीं होता है कि हम c1 को लेकर आए। c2 बराबर 3a प्लस b माइनस 2। और दूसरी बात कि यहां पर हम अनुपात जानने वाले हैं। वज्र गुणन विधि में बोला जाता है कि c को इधर ले आया कीजिए, लेकिन चूंकि अनुपात होगा बराबर तब ना अनेक हल होगा। अनुपात बराबर नहीं हो या अनुपात जानने के लिए c का स्थान जहां है उसे वहीं डालकर हम निकाल सकते हैं। आप हमारे साथ साथ इस समय प्लीज कॉपी और कलम रख दीजिएगा, एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज एक बार, हम 2-3 बार तो ऐसे भी कोशिश करेंगे कि सवाल को समझाएं धीरे धीरे। अनुपात बराबर हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, इसकी शर्त क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल हो, इसकी शर्त क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 को बराबर होना चाहिए b1/b2 को, और ये इसके बराबर होना चाहिए c1/c2। यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को
आपस में बराबर होना चाहिए। यानी इस समीकरण, यह जो समीकरण अभी ऊपर जाकर छुपा हुआ है, इस समीकरण को क्या करना चाहिए, 2/a माइनस बी का बराबर होना चाहिए b1/b2, यानी 3/a प्लस बी के, और यह बराबर होना चाहिए c1/c2, यानी 7/3a प्लस बी माइनस 2 के। ऐसा होना चाहिए, तभी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ऐसे तो होगा नहीं। a1/a2 जब तक बराबर नहीं हो जाए b1/b2, और वह जब तक c1/c2 के बराबर नहीं हो जाए, तब तक अपरिमित रूप से अनेक हल तो होंगे नहीं। तो वही राम, वही मोहन और वही श्याम वाला संबंध है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 2/a माइनस बी बराबर है सर 7/3a प्लस बी माइनस 2 के, और 3/a प्लस बी बराबर है 7/3a प्लस बी माइनस 2 के। यानी कि यह चीज यहां आकर गुना हुआ 2 × 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 × a माइनस बी। तो 2 तिया 6a प्लस 2b माइनस 4 बराबर 7a माइनस 7b। 7a 7b इधर चला आया, 4 उधर चला गया, 6a प्लस 2b माइनस 7a प्लस 7b बराबर 4, ये उधर गया। तो कैसा हो गया, 6a में 7a घटा माइनस a, प्लस 2b में प्लस 7b जुटा प्लस 9b बराबर 4। वहाँ समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए थे, यहाँ समीकरण 3 मानेंगे। अभी भी a और b का मान नहीं आया है, अभी हम एक समीकरण पर पहुंचे हैं। और इधर क्या चल रहा है साथ में ही, यदि हम अपने कलम का रंग थोड़ा बदल दें ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो, तो यहाँ और में क्या चल रहा है, यहाँ और में चल रहा है 3 × 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 7 × a प्लस b। यानी कि 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। अब ये इधर आ गया, तो 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b बराबर 6। 9a में 7a घट गया, 2a माइनस 4b बराबर 6। यदि आप यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलता है a माइनस 2b बराबर 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, आपको मिला a माइनस 2b बराबर 3। ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 भी आ गया, समीकरण 4 भी आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि a और b का मान कैसे निकलेगा। इसको निकालिए। हम लोग 3 और 4 से अपना a और b का मान निकालेंगे। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है -a प्लस 9b बराबर 4। समीकरण 3 है -a प्लस 9b बराबर 4। और समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 है a माइनस 2b बराबर 3। a माइनस 2b बराबर 3। देखिए हम इसको वज्रगुणन विधि से भी हल करके, आज हमारा चर x y की जगह a b है, हम वहां से भी निकाल सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, या फिर हम डायरेक्ट इस दोनों को जोड़ दें।
तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक लिखना होगा लाइन। क्या लिखना होगा? समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो जब आप जोड़ रहे हैं तो सिंपल आप इतना विलोपन बनाए हैं, ये दोनों कट गया। 9b में 2b घटा 7b बराबर 7, इसलिए b बराबर 1। तो अब समीकरण किसी में भी, समीकरण 4 में b का मान b बराबर 1 रखने पर, b बराबर 1 रखने पर, b का मान 1 रख देंगे तो b बराबर 1 रखने पर क्या होगा? समीकरण 4 है अपना a माइनस 2b बराबर 3, यानी कि a माइनस 2 गुना 1 बराबर 3, a माइनस 2 बराबर 3, a बराबर 3 प्लस 2, इसलिए a बराबर 5। तो यहाँ लिखेंगे अतः a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि सर a का मान 5 और b का मान 1 रख दीजिए। थोड़ा सा आपका समय लेंगे बाबू, थोड़ा सा आप खुद भी देखिए। मेरे कहने का मतलब है, मेरा आंसर हमसे चीख कर कह रहा है कि सर यहां तो आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 7 था, यहां आपके पास a माइनस b यानी 5 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस यहां आप रखिए 5 प्लस 1 इंटू वाई बराबर रखिए 3 गुना 5 प्लस 1 माइनस 2, यानी कि ये होना चाहिए सर ये चीज 4x प्लस 6y बराबर 15, 1 16 में 2 गया 14। तो आप खुद देखिए 1/2, 1/2 और 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? तो a और b के किन मानों के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? तो a का मान होना चाहिए 5 और b का मान होना चाहिए 1। ये क्वेश्चन बनाकर हम आपको दिखा दिए कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, लेकिन हम आपका चूंकि कलम कॉपी रखवा दिए थे, इसलिए आपको यह थोड़ा सा भी अफसोस नहीं रहना चाहिए कि हम नहीं उतार सके। इसलिए इसको खूब अच्छे से थोड़ा देर के लिए हम छोड़ते हैं। आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद अब आपको उम्मीद है हमको कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, और इसके बाद हम आपको ये उतारने दे देते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट गए हैं, आराम से इसको उतारिए ए और बी के लिए, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख ही सकते हैं खूब आराम से। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा इसी प्रकार का है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है कि के किस मान के लिए, यहां एक के लिखा हुआ है, किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या है? कोई हल नहीं होने का शर्त है a1/a2
बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2 के। यही शर्त है हमारा कि कोई हल नहीं हो। तो यहां इस प्रश्न में क्या होगा? a1 बराबर 3 है, a2 बराबर 2 के माइनस 1 है, b1 बराबर 1 है, b2 बराबर k माइनस 1 है, c1 बराबर 1 है, c2 बराबर 2k प्लस 1 है ना। हमको क्या करना है? हमको इसी शर्त को लागू करना है। हटा देते हैं, इस शर्त को यहां लागू करते हैं। इस शर्त को यहां लिख सकते हैं हम लोग, समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होने के लिए क्या जरूरी है? नहीं होने के लिए जरूरी है कि a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2, लेकिन यह बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2। अब आप इस पर मान रख सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ आपका ये आंसर जाता है। आप इसको केसी सिन्हा में भी बना हुआ देख सकते हैं और अपने से भी इसको बना सकते हैं, जो कि हम बनाने वाले हैं आपके लिए अभी इस समय। आप इस पर अमल कीजिए और देखिए कैसे इसको बनाना है। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के जगह पर मान रखना है। a1 का मान रखना है, a2 का मान रखना है। तो a1 का मान 3 बटे 2k माइनस 1, b1 का मान 1 बटे k माइनस 1 और c1 का मान 1 बटे 2k प्लस 1, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो k का किस मान के लिए हम लोग निकाल सकते हैं? k के किस मान के लिए? तो चूंकि यह बराबर नहीं है, इसलिए आप इस दोनों को लेकर भी चल सकते हैं। 3 के यहाँ गुना हो गया, 3 इंटू k माइनस 1 बराबर 1 इंटू 2k माइनस 1, तो ये कितना हो गया? 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, यानी 3k माइनस 2k बराबर माइनस 1 प्लस 3। इसको जब आप ऊपर लेकर चलिएगा तो यह क्या हो गया? 3k में 2k घटा k बराबर 2, यानी k का मान कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। या फिर इसमें यदि गलती होती है तो एक बार आप देखिए, आपका दिमाग कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर ये गलती है, k का मान इतना नहीं होना चाहिए, k का मान 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इससे कोई बहस नहीं है, ये सही है। k का मान 2 होना चाहिए। यदि आप k की जगह पर 2 रख दीजिएगा तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ खूब आराम से यह बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि अतः k बराबर 2 के लिए, k बराबर 2 के लिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी कि आप इस समीकरण में 2 रख दीजिए तो 3 बटे, ये हो गया 2 दूनी 4 में 1 गया 3 बराबर 1 बटे 1
लेकिन 1/2 दूनी 4 1 5 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए आप इस जगह पर 2 रखिएगा तो इसका मान खत्म हो जाएगा और हम लोग इसको देख सकते हैं कि k का मान 2 के लिए दिए हुए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। सियावर रामचंद्र की जय। दूसरा का दूसरा नंबर भी खत्म हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा का पहला नंबर क्या कहता है? तीसरा नंबर बोलता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों द्वारा हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो हम सर अभी परीक्षा नहीं दे रहे हैं, घर में बैठे हैं, आराम से हम लोग इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा कि एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, एक बार वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। नहीं, आप कर सकते हैं घर में, आप दोनों हल करके देख लीजिए कि आपको कौन सा विधि आसान पड़ता है। देखते हैं हम लोग वज्र गुणन से। यहाँ a1 बराबर 8 है, a2 बराबर 3 है, b1 बराबर 5 है, b2 बराबर 2 है, c1 बराबर -9 है, c2 बराबर -4 है। यदि इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें तो जगह कम लगेगा, तो थोड़ा सा छोटा कर दिए ताकि अपने को उधर भी जगह रहे। a1 b1 c1 का मान आ ही गया। अब वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, विधि के अनुसार या विधि से x बराबर x है तो b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर -y बटे a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। तो भाई साहब आप अगर इसको हल कीजिएगा तो यह कुछ इस तरह का हल दिखेगा। ये एक नॉर्मल समीकरण को हल करना है, आप हल कीजिए। b1 c2 5 गुना -4 माइनस b2 c1 2 गुना -9 बराबर -y बटे a1 c2 8 गुना -4 माइनस a2 c1 3 गुना -9 बराबर 1 बटे a1 b2 8 गुना 2 माइनस a2 b1 3 गुना 5। ठीक है, ये हो गया आपका वज्र गुणन विधि से। तो क्या हो गया? x बटे -20 प्लस 18 बराबर -y बटे -32 प्लस 27 बराबर 1 बटे 16 माइनस 15। तो भाई साहब जब आप इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा x बटे -2 बराबर -y बटे -5 बराबर 1 बटे 1 माइनस कट गया। तो x बटे -2 बराबर 1 और y बटे 5 बराबर 1। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसलिए x बराबर -2 और y बराबर 5 आंसर। अब आप इसको चाहिए तो इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। आप इसको वज्र गुणन से हमने हल किया और आप देख रहे हैं कितनी जल्दी हल हो गया। अगर आपको वज्र गुणन विधि आते रहेगा तो खूब आराम से आपका हल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग प्रश्नावली 3.5 चल रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं प्रश्नावली 3.5। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल अब हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। ये चौथे नंबर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।
ये सारे सवालों को हालांकि हम बनवा चुके हैं, छात्रावास का मासिक व्यय का भाग नियत है, यह ठीक उसी पुस्तकालय वाले हिसाब की तरह बनेगा। आप इसको प्रयास कीजिएगा घर में बनाने का। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हम लोग इस क्वेश्चन के साथ अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।